देखो कितने विशेष हो तुम ये शायद तुम्हें पता नहीं, समय रहते पता कर लो वरना शेष ही बच पाओगे। कहने का मतलब है कि आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको खोलकर सामने लाइए और उसका पूरा उपयोग कीजिए। क्योंकि देखिए जब तक आप अपनी विशेषताओं को पहचानेंगे नहीं और अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक बार आत्ममंथन कीजिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है? और उसके बारे में सोचिए कि आपको वो काम कैसे करना है। जैसे कि आगामी परीक्षाएँ जो लगी हुई हैं उसमें सफलता कैसे प्राप्त करनी है और आपके अंदर क्या विशेष क्वालिटी है, किस तरीके से जो है आप उसको जो है क्वालीफाई कर सकते हैं, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आत्ममंथन कीजिए और सही तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए और पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए आज है 7 जुलाई और आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। और साथ में आपको बता दूं जो अर्धवार्षिकांक है इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें आपको जो है जनवरी से लगाए जून तक के 1800 करंट अफेयर मिलेंगे, यानी कि पिछले 6 महीने के जो है सभी करंट अफेयर इस पीडीएफ में कवर हो जाएंगे। और इसको पढ़कर आप आगामी किसी भी परीक्षा में 100% स्कोर कर सकते हैं करंट अफेयर के सेक्शन में। तो देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया। तो देखिए परीक्षा संगम पोर्टल को सीबीएसई ने लॉन्च किया है। देखिए सीबीएसई का पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और देखिए इस परीक्षा संगम पोर्टल की विशेषता यह है कि आप इस एक ही वेबसाइट पर बोर्ड परीक्षा परिणाम के बारे में डिटेल्स पा सकते हैं, अपनी यानी कि अपना रिजल्ट देख सकते हैं, हाई स्कूल इंटर का सैंपल पेपर पा सकते हैं और अन्य विवरणों को सुव्यवस्थित करने के लिए जो है इस परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है सीबीएसई ने। और जो सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट है cbse digital education.com, इसके अनुसार जो नया लॉन्च किया गया परीक्षा संगम पोर्टल है ये स्कूल के क्षेत्रीय कार्यालयों और सीबीएसई बोर्ड के मुख्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को एकीकृत करेगा। तो याद रखिएगा सीबीएसई ने हाल ही में परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। अगला है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। तो देखिए बिहारी में एक प्लेस है भीमावरम, ठीक है? और भीमावरम प्लेस जो है ये कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में। तो यहाँ पर जो है बिहारी में एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। इनकी 30 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। इस प्रतिमा के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा कि ये किस चीज़ से बनी है और इसका क्या महत्व है। और देखिए भी हाल ही में एक मूवी आई थी RRR, ठीक है? इस पिक्चर में जो है अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में जो है बताया गया था। उसमें पूरी मूवी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने कैसे जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जो है स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देखिए अभी हाल ही में पीएम मोदी ने अल्लूरी सीताराम राजू के 125वीं जयंती पर आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की ये 30 फीट ऊंची जो कांस्य प्रतिमा है, यानी कि कांसे की प्रतिमा है, इसका अनावरण किया है। यानी कि ये प्रतिमा किससे बनी है, कांसे से, ठीक है, ब्रॉन्ज से। देखिए अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं इनकी 125वीं जयंती रंपा क्रांति के 100 साल पूरे होने के साथ साथ आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जो है मनाई जाएगी। और ये माना जाता है ऐसा कि 1897 से 98 में जो है वर्तमान आंध्र प्रदेश में पैदा हुए जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं ये बहुत कम उम्र में ही इस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला प्रतिरोध का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा अल्लूरी सीताराम राजू की जो 30 फीट कांसे की प्रतिमा इसका अनावरण कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के भीमावरम में। और जो RRR मूवी है इसको जरूर देख लीजिएगा। देखिए कई सारी साउथ की मूवी ऐसी होती हैं जिनमें से आपको समझ लीजिए उस मूवी को देखेंगे आपको इतिहास पता चल जाएगा अपना और वो चीज़ें याद हो जाएंगी, एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। तो मैंने कई ऐसी फिल्में देखी हैं जो मैंने देखा है कि वहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी तक में आते हैं। साउथ की मूवियाँ देखिए आप गूगल पे सर्च कीजिए या फिर यूट्यूब पे जाके हिस्टोरिकल साउथ इंडियन मूवीज़, वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसे पिक्चर्स दिखेंगे जिससे आपको जो है ओरिजिनल इतिहास पता चलेगा अपने देश का, ठीक है? और तीसरा प्रश्न कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो देखिए जो आपका ओडिशा है ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में पहले स्थान पर है।
और देखिए जो आपका ओडिशा है ये 0.836 के स्कोर से जो है इसको पहला स्थान मिला है इस रैंकिंग में। और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है 0.797 की स्कोर के साथ। और आंध्र प्रदेश जो है ये 0.794 के स्कोर से जो है तीसरे स्थान पर है इस रैंकिंग में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन के लिए राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए ओडिशा पहला स्थान पर है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। और इस सूची में गुजरात चौथे स्थान पर है, फिर इसके बाद फिर दादरा और नगर हवेली है, फिर दमन दीव है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर बिहार है, कर्नाटक है, उसके बाद तमिलनाडु है, फिर उसके बाद झारखंड है। केरल को 11वें स्थान पर, तेलंगाना को 12वें स्थान पर, महाराष्ट्र को 13वें स्थान पर, पश्चिम बंगाल को 14वें स्थान पर, राजस्थान को 15वें स्थान पर रखा गया है, पंजाब को 16वें स्थान पर रखा गया है, फिर इसके बाद फिर हरियाणा है, फिर दिल्ली है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर गोवा है। और देखिए इस रैंकिंग में विशेष श्रेणी के राज्यों में यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और द्वीपीय राज्यों में त्रिपुरा ने पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर इसमें क्रमशः हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। और इन क्षेत्रों में साजो सामान संबंधी सीमाओं के बावजूद भी इन्होंने सामान्य श्रेणी के राज्यों के साथ साथ प्रतिस्पर्धा में जो है उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल की है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है ये किस देश में आयोजित होने वाले G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। तो देखिए भारत के विदेश मंत्री जाएंगे इंडोनेशिया की यात्रा पर, किस लिए, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए। देखिए अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अभी हाल ही में किस देश में जो है G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की गई, तो ये देश कौन सा है, इंडोनेशिया। बिल्कुल ऐसे हूबहू प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि पहले भी ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए G20 विदेश मंत्रियों की जो बैठक है ये इंडोनेशिया के बाली में आयोजित होगी और इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। और विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री वर्तमान प्रासंगिकता के विषयों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि बहुपक्षवाद को आगे बढ़ाना और वर्तमान वैश्विक चिंताओं जैसे कि खाद्य और ऊर्जा की सुरक्षा। तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा होगी। और आपको पता होना चाहिए कि G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन और जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, संयुक्त राज्य और यूनाइटेड किंगडम G20 देशों में शामिल हैं। ठीक है, तो ये सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, भारत भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे इस G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो है ये 2014 से ही G20 सम्मेलनों में भारत के प्रतिनिधि मंडल के प्रभारी हैं, इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। तो देखिए डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया हाल ही में। आपको बता दूं डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 जो है ये 4 जुलाई को शुरू हुआ है, 9 जुलाई तक चलेगा। यानी कि 4 जुलाई से 9 जुलाई 2022 तक पूरे भारत में डिजिटल इंडिया वीक यानी कि डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का आयोजन किया जा रहा है। ये तिथि याद रखेगा, ये आपको मान के लिए ये लाइन अगर रख लेते हैं तो आपका यूपीएससी तक के एग्जाम में काम आएगा। देखिए जो आपका डिजिटल इंडिया सप्ताह है इस कार्यक्रम का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। और भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया ने जो है गरीबों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई है। कैसे, देखिए पहले क्या था, मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ नरेगा का। ठीक है, तो पहले मनरेगा का पैसा क्या था, प्रधान जी के पास जाता था, प्रधान जी जो है मन करता था देते थे, नहीं तो नहीं देते थे, फर्जी उसमें जो है डाटा देते थे कि फलाने फलाने ने काम किया है। अब क्या है, सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। अगर मान के चलिए 100 वर्कर हैं, 100 वर्कर काम कर रहे हैं, तो अगर मान के चलिए एक व्यक्ति को 250 रुपये पेमेंट मिल रहा है, तो ये पेमेंट जो है उनके हाथ में प्रधान जी के द्वारा नहीं, अब डायरेक्ट सरकार क्या कर रही है, इन 100 लोगों के डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही है। यानी कि इसी प्रकार से भ्रष्टाचार कम हो रहा है। तो ये था डिजिटल इंडिया के बारे में। ठीक है, और डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया, 4 से 9 जुलाई 2022 तक जो है ये इसका आयोजन किया गया। अगला है कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने 5 जुलाई 2022 को किस पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए जो आपके ऋषि सुनक है इन्होंने 5 जुलाई 2022 को जो है ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। याद रखिएगा इसको कि ऋषि सुनक वित्त मंत्री थे यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, कहाँ के, ब्रिटेन के। ठीक है, और ये एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इसलिए इनका नाम और इनके बारे में डिटेल्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो आइए पूरी डिटेल में इस घटना को जान लेते हैं। देखिए दरअसल जो ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे ऋषि सुनक, ये जो है
वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के काम से जो है संतुष्ट नहीं थे और आपको बता दूं इसीलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन देखिए वहाँ के प्रधानमंत्री भी चालू हैं। जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो इनके स्थान पर जो बोरिस जॉनसन है इन्होंने जो है नदीम जहावी को जो है अब ब्रिटेन का नया वित्त मंत्री अपॉइंट कर दिया है। यानी कि ये प्रश्न यहाँ भी तैयार होता है कि ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं नादिम जहावी और इन्होंने किसका स्थान लिया है, ऋषि सुनक का। और देखिए जो आपके ऋषि सुनक हैं इन्होंने चिट्ठी लिखकर बोरिस जॉनसन सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया, ये संतुष्ट नहीं, इससे इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। ऋषि सुनक की बात करें तो इनका जन्म 12 मई 1980 को साउथैम्पटन हैम्पशायर में हुआ था ब्रिटेन के। और इनका जन्म भारतीय माता पिता यशवीर और उषा सनक के घर में हुआ था। और देखिए इनके पिता एक सामान्य चिकित्सक थे जबकि इनकी माँ एक फार्मासिस्ट थी। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में बंगाली फिल्म के किस निर्देशक का 92 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। तो देखिए एक बंगाली फिल्म के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर थे जिनका नाम था तरुण मजूमदार, फोटो दिख रही है। तो इनका अभी हाल में 92 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया है। और देखिए जो आपके तरुण मजूमदार हैं इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और इसके अलावा इन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड भी जो है जीते थे। और आठवां प्रश्न है कि किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.40 करोड़ के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है। तो देखिए जो आपका रेलवे सुरक्षा बल है यानी कि आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, इसने भी हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस चलाया था। और देखिए अभी हाल ही में आरपीएफ ने जो है नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के खतरों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए जून 2022 के महीने में इस अभियान नार्कोस को शुरू किया था, यानी कि ऑपरेशन नार्कोस को शुरू किया था। और ये 1 महीने तक चलने वाला अखिल भारतीय अभियान था, यानी कि पूरे भारत में इस अभियान को चलाया गया था जिसके तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया गया था पूरे भारत में। देखिए रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की बात करें तो इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और कुल 18 जोन में जो है आरपीएफ काम करती है भारत में। नवा प्रश्न की माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ किसके जीवन पर आधारित पुस्तक है। तो देखिए माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ ये जो है विश्वनाथन आनंद के जीवन पर आधारित पुस्तक है और इस पुस्तक को हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। और इसके लेखक हैं एक पत्रकार लेखक हैं जिनका नाम है सुसान नीनन, ठीक है। सुसान नीनन के साथ जो है मिलकर विश्वनाथन आनंद ने इस पुस्तक को खुद लिखा है। तो इस पुस्तक के सहलेखक कौन हुए, लेखक पत्रकार सुसान नीनन, ठीक है, और विश्वनाथन आनंद। और 10वां प्रश्न की हाल ही में अल्पिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित एलोडा कप में मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीता। तो देखिए इन दोनों ने भी हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए आपको बता दूं महिलाओं के 81 किलोग्राम की मुक्केबाजी के फाइनल में अल्फिया ने 2016 विश्व चैंपियन और खिताब की प्रबल दावेदार जिनका नाम था लज्जत कुगई कुंगेई बाएवा, ठीक है, इनको 5-0 के अंतर से हराया। और जो भारत की गीतिका हैं इन्होंने अखिल भारतीय महिला 48 किलोग्राम के फाइनल में हमवतन जिनका नाम है कलाई वानी इन पर 4-1 से जो है रोमांचक जीत दर्ज की और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। देखिए जो आपका ये एलोडा कप था, तो एलोडा कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंतिम दिन भारत ने जो है 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 10 कांस्य पदकों के साथ कुल 14 पदक जो है अपने नाम किए। यानी कि भारत ने कुल 14 पदक जीते थे इस एलोडा कप में, जो कि एक मुक्केबाजी चैंपियनशिप था जो कहाँ पे आयोजित किया गया था, कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में। तो ये थी पूरी डिटेल किसके बारे में, एलोडा कप के बारे में और अल्फिया पठान और गीतिका के बारे में जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता कितने कितने किलोग्राम वर्ग में। अल्फिया पठान ने जो है 81 किलोग्राम भार वर्ग में और गीतिका ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में जो है ये पदक जीता है। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में EN सुधीर का निधन हो गया, ये किस खेल से जुड़े हुए थे बताइए। दूसरा कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किसे कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम में NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार दिया गया बताइए।
चौथा कि हाल ही में पोकरबाजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस स्थान पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आधिकारिक तौर पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए अपडेट का पहला प्रश्न है कि मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है, तो देखिए इसका खिताब जीता है सीनी शेट्टी ने। और अगला था कि हाल ही में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये व्यक्ति आप कौन है, टी राजा कुमार हैं। और देखिए तीसरा था कि हाल ही में कौन महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, तो देखिए राहुल नार्वेकर बने हैं महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष। और ये जो है विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा भारतीय हैं, मतलब एक तरीके से पूरे भारत में किसी भी राज्य में सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष कौन है, राहुल नार्वेकर। और चौथा था कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया, तो ये 3 जुलाई को मनाया गया था। और पांचवा था कि भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी के द्वारा किस राज्य में पूरी तरीके से चालू कर दिया गया है, तो देखिए राज्य है तेलंगाना। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत। और देखिए आप सभी की डिमांड पर मैंने अर्धवार्षिक अंक का पीडीएफ तैयार कर दिया है, जिसमें जनवरी से लगाए जून तक के टोटल 1800 करंट अफेयर आपको मिलेंगे। तो इस पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं और पूरे 6 महीने के पीडीएफ को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं केवल 55 रुपये में। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें देखिए पूरे डिटेल में सारे करंट अफेयर को मैंने जो है इसमें कलेक्ट किया है, यानी कि आपका एक भी पॉइंट कोई भी छूटने वाला नहीं है। और 6 महीने का रिवीजन मतलब हो गया कि देखिए किसी भी परीक्षा में आजकल पिछले 6 महीनों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पिछले 6 महीने में जितने भी करंट अफेयर थे सब डिटेल में मैंने बताया इस वीडियो में पीडीएफ में। तो इसको परचेज जरूर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है।